नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है नंदोई जी अब बस कीजिए। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से ही मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो भाभी, नमस्ते। मैं प्रीति बोल रही हूँ। आपको यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि रवि के ऑफिस की कुछ दिनों के लिए छुट्टी है और वह कह रहे थे कि आप लोगों से मिलने के लिए मेरे मायके आ रहे हैं, तो कर हम घर पर आ रहे हैं। तब अंजलि ने कहा, दीदी यह तो अच्छी बात है, आपके भैया सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। वह आज ही कह रहे थे कि आपकी बहुत याद आती है, वह हर दिन आपको याद करते हैं। तो ठीक है भाभी, फ़ोन रखती हूँ, आने की भी तैयारी करनी है। कहकर प्रीति फ़ोन रख देती और जब पवन घर आता तो अंजलि पवन से कहती, कर प्रीति दीदी आ रही हैं, उन्होंने फ़ोन किया था। पवन ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, कर मैं उन्हें लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन अंजलि अपनी ननंद नंदोई के आने की तैयारी करती, उनके पसंद का नाश्ता बनाती और पवन अपनी बहन और बहनोई को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता। प्रीति जैसे ही ट्रेन से उतरती तो अपने भैया को देखकर बहुत खुश होती। पवन भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता। प्रीति की शादी को अभी 2 वर्ष हुए थे। पवन ने अपनी बहन की शादी रवि से बहुत धूमधाम से की थी। और कैसी हो बहन? पवन ने अपनी बहन प्रीति से पूछा। भैया मैं तो ठीक हूँ, आप और भाभी कैसे हैं? और गुड़िया कैसी है? हम भी बहुत अच्छे हैं, पवन ने कहा। और रवि सब ठीक है? रवि कहता है, भैया सब ठीक ही चल रहा है, ऐसे क्यों कह रहे हो? पवन ने पूछा। कुछ नहीं भैया, आप तो जानते ही हैं आजकल महंगाई कितनी बढ़ रही है और मेरी सैलरी वहीं सीमित है। अब आपको तो अच्छा खासा बेचने से तो आपको तो पैसों की कोई चिंता होती नहीं है, लेकिन मेरी तनख्वाह तो सीमित है ना। और घर खर्च खर्च तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और फिर कुछ ही दिनों में हम 2 से 3 होने वाले हैं। तो चिंता है कि आगे क्या होगा। यह सुनकर सूरज कहता, तुमने इतनी बड़ी गुड न्यूज हमें बताई नहीं प्रीति। प्रीति कहती, भैया सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन इनसे रहा कहाँ गया कि आपको बताती। तब पवन कहता, अरे रवि तुम चिंता क्यों करते हो? इतनी अच्छी खबर इतने उदास होकर सुना रहे हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं हूँ ना। यदि कोई भी परेशानी हो तो मुझसे बेहिचक कहना। तब रवि ने कहा, जानता हूँ भैया कि आप हैं और आपसे कुछ कहने में मुझे कैसी हिचक। अच्छा, अब सभी बातें यहाँ पर ही करेंगे कि या घर पर भी चलेंगे? अंजलि तुम दोनों का इंतजार कर रही है और जब उसे पता चलेगा कि गुड़िया के साथ खेलने के लिए छोटा बहन या भाई आने वाला है तो वह तो सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। चलो छोड़ो यही सब बातें और घर चलो, पवन ने प्रीति और रवि से कहा। रवि प्रीति थोड़ी देर में पवन के साथ घर पहुंचते। अंजलि दरवाजा खोलती और प्रीति को अपने गले से लगा लेती और कहती, कैसी हो प्रीति? प्रीति ने कहा, अच्छी हूँ भाभी, मैं भी और मेरे आने वाला बेबी भी। तब अंजलि कहती, इतनी बड़ी गुड न्यूज और तुमने बताया नहीं? प्रीति ने कहा, यही बताने के लिए तो हम घर पर आए हैं। अंजलि कहती, अच्छा किया। और रवि जी आप कैसे हैं? अंजलि ने पूछा। रवि का फिर से वही जवाब, ठीक हूँ भाभी, कहकर सब अंदर आ जाते। सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते, लेकिन रवि कुछ नहीं दिख रहा था। खाना खाने के बाद अंजलि बर्तन साफ करने रखती। तब प्रीति आकर कहती, लाइए भाभी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अंजलि उसकी कोई ज़रूरत नहीं देती, बस हो गया। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। प्रीति ने कहा, हाँ पूछिए। तब अंजलि कहती, दीदी सब ठीक तो है ना? प्रीति उदास होकर कहती, भाभी सब ठीक है। तब अंजलि ने कहा, आपकी आवाज़ से तो नहीं लगता कि सब ठीक है। और नंदोई जी का उतरा हुआ चेहरा भी यह नहीं कहता कि सब ठीक है। तब प्रीति ने कहा, क्या कहूँ भाभी, आपको तो पता है कि रवि की सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है। खर्च हर दिन कितने बढ़ रहे हैं और भाभी गाँव से ज़्यादा तो शहर में ज़्यादा खर्च होते हैं, हर चीज़ महंगी मिलती है, फिर ऊपर से किराए का घर। अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ तो इस आने वाली संतान का भी तो खर्च बढ़ेगा ना। हम पर तो जिम्मेदारी हैं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इनकम सीमित है।
कभी कभी तो समझ में नहीं आता क्या करूं। अभी सोचा था इस साल नौकरी करूंगी, कहीं भी 20-25 हज़ार की तो कम से कम नौकरी मिल जाती, थोड़ी बहुत रवि की भी मदद कर देती। लेकिन जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो रवि ने साफ कह दिया कि अब तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जैसे तैसे कर कर मैनेज कर लूँगा, लेकिन तुम परेशान मत हो। अब रवि का भी कहना सही है, इस हालत में मैं नौकरी करने जाऊंगी तो मेरे बच्चे को भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। चलिए छोड़िए भाभी ये सब बातें, अब ये बातें तो होती रहेंगी। आप बताइए, आप और गुड़िया कैसी हैं, और भैया भैया का कारोबार कैसा चल रहा है? अंजलि ने कहा हम तो ठीक हैं और आपके भैया का कारोबार भी ठीक चल रहा है। और गुड़िया तो शरारती होती जा रही है। तभी गुड़िया की रोने की आवाज़ आती। अंजलि और प्रीति गुड़िया के पास जाते। अंजलि गुड़िया को शांत कराने रखती। तभी प्रीति की नज़र अंजलि के झुमकों पर पड़ती और प्रीति कहती भाभी झुमके तो कितने सुंदर हैं, अभी लिए क्या? अंजलि ने कहा हाँ, शादी की एनिवर्सरी पर आपके भैया ने गिफ्ट दिए थे। अच्छा, मेरा भी बहुत मन है ऐसे झुमके लेने का, लेकिन हमें तो अपना खर्च ही चलाने में पता चल जाता है, झुमके कहाँ से लूं? प्रीति ने उदास होकर कहा। तभी वहाँ पवन आता और कहता तू चिंता क्यों कर रही है, तुझे झुमके पसंद हैं तो मैं तेरे लिए भी सेम ऐसे ही झुमके लेकर आऊँगा। सच में भैया? प्रीति ने खुश होकर कहा। पवन ने कहा तेरा भाई तेरे लिए इतना भी नहीं करेगा भैया, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो, प्रीति कहती। तब पवन कहता अंजलि अब मैं जाता हूँ। पवन कहकर वहाँ से चला जाता और प्रीति शाम का इंतजार कर रही थी अपने नए झुमकों का। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ था, हर बार प्रीति और रवि घर पर आते और यूं ही नाटक कर कर कुछ ना कुछ ले जाते। दोनों ही बहुत लालची थे, लेकिन अंजलि और पवन प्रीति और रवि के इस लालच को पहचान नहीं पा रहे थे। बातें बनाकर दोनों पवन को बहुत रूठ रहे थे। पिछले 2 वर्ष में हर बार जब भी रवि प्रीति पवन के घर आते तो पवन किसी न किसी बहाने रवि से पैसे ले लेता और प्रीति महंगी चीज़ भी लेकर चली जाती। फिर भी उनका यही रोना होता कि घर का खर्च ही नहीं चल रहा है। शाम को जब पवन घर आता तो प्रीति से कहता है लो तुम्हारे झुमके, कहा था ना कि तुम्हें दूंगा। ओ भैया, मुझे ही था, आप लेकर जरूर आएंगे, आखिर जो आप कहते वही करते भी हैं, प्रीति ने अपने भैया से कहा। तभी रवि कहता भैया आपसे कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन कहना भी बहुत ज़रूरी है। पवन ने कहा क्या बात है, बोलो। रवि कहता जैसे तैसे मैं अपने घर का खर्च तो चला लेता हूँ, लेकिन अब तो प्रीति माँ बनने वाली है तो इसके चेकअप में भी पैसे लगेंगे, यदि आप कुछ पैसे दे देते तो मदद हो जाती। हाँ, मैं आपके पैसे बाद में ज़रूर बता दूंगा। तभी पवन कहता इसमें भी संकोच की क्या बात है, और 20,000 रुपये रवि को दे देता। वह तो भैया आप हैं, वरना ना जाने हमारा क्या होता, रवि ने इमोशनल होकर पवन से कहा। दूसरे दिन प्रीति और रवि वहाँ से चले जाते। इस तरह दिन निकलते जा रहे थे और हर 2 महीने में रवि पवन से किसी न किसी बहाने पैसे मांगता। अब तो एक नया बहाना मिल चुका था, प्रीति की प्रेगनेंसी का। भैया आजकल तो डॉक्टरों की फीस बढ़ती जा रही है, फिर हर दिन कोई ना कोई नई चेकअप, इन सब में ही बहुत पैसे लग जाते हैं, यदि आप थोड़ी मदद कर देते तो अच्छा होता। पवन भी रवि को बातों में आकर उसे 10-20 हज़ार रुपये देता रहता। दिन निकलते गए और अब प्रीति का 9वां महीना लग गया। पवन का फ़ोन आया, भैया कभी भी गुड न्यूज आ सकती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होगा और कम से कम ऑपरेशन में 50,000 का तो खर्चा आएगा ही, और मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपये ही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करूं। पवन ने कहा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में आज ही 50,000 रुपये डलवाता हूं। तब रवि कहता जानता था भैया इस मुश्किल घड़ी में आप ही साथ देंगे, और कहकर फ़ोन रख देता और प्रीति से कहता 50,000 रुपये का तुम्हारे भैया को इस बार फिर चूना लगा दिया। तब प्रीति ने कहा मेरे भैया इतने भोरे भारे हैं कि वही हमारी बातों में आ जाते हैं, ऐसे भैया सबको दे भगवान। कहकर रवि और प्रीति जोर जोर से हंसने लगते। कुछ दिनों बाद रवि पवन को फ़ोन करता और कहता भैया आप मामा बन गए, लड़का हुआ है। ये सुनकर पवन बहुत खुश होता और रवि से कहता मैं अभी पहली ट्रेन से आ रहा हूँ अपने भांजे को देखने के लिए। पवन और अंजलि प्रीति के घर जाते और पवन जब अपने भांजे को अपनी गोद में लेता तो बहुत खुश होता। 2 दिन रुकने के बाद पवन अंजलि से कहता
मुझे तो वापस घर जाना ही होगा। तुम लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, प्रीति को भी मदद हो जाएगी। अंजलि कहती, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे प्रीति के साथ कुछ दिन रुक जाना चाहिए। पवन अपने घर चला जाता और अंजलि अपनी बेटी गुड़िया के साथ प्रीति के पास रुक जाती। अंजलि को रुके हुए करीब 15 दिन हो गए थे। एक दिन जब अंजलि सब्जी लेकर आती तो प्रीति की पड़ोसन निशा अंजलि से कहती, नमस्ते भाभी जी। अंजलि निशा से नमस्ते करती। फिर निशा कहती, भाभी जी आपको घर की नौकरानी को काम से नहीं निकालना था, अब पूरी जिम्मेदारी आप पर आ गई, आपको अकेले ही काम करना पड़ता है। नौकरानी होती तो मदद हो जाती। तब अंजलि ने कहा, आप क्या कह रही हैं? प्रीति दीदी के घर पर तो कोई नौकरानी काम ही नहीं करती थी। तब निशा कहती, तो प्रीति ने आपको बताया नहीं, शायद इसलिए नहीं बताया होगा कि आपको घर पर नौकर रखना पसंद नहीं। तब अंजलि ने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने तो प्रीति से खुद कहा था कि आप प्रेग्नेंट हैं तो घर पर नौकर लगा दीजिए, लेकिन दीदी ने ही कहा था कि हमारे पास इतना बचत कहाँ है कि घर पर नौकर लगा सकें। तब निशा कहती, भाभी जी आप झूठ बोल रही हैं या प्रीति आपसे झूठ बोलती है? तब अंजलि ने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं, मैं कुछ समझी नहीं। तब निशा बताती, आप कह रही हैं कि रवि भाई साहब के बचत नहीं है। रवि भाई साहब तो महीने के 1,25,000 रुपये कमाते हैं, तो उनके पास बचत कहाँ से नहीं होगा। तब अंजलि ने कहा, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, रवि जी की सैलरी तो सिर्फ 25,000 रुपये महीने की है। तब निशा ने हंसते हुए कहा, आप भी अजीब बात करती हैं भाभी, आपके ननद नंदोई जिस घर में रहते हैं ना, उसका किराया ही सिर्फ 20,000 रुपये महीने है, और आप कहते हैं आपके नंदोई 25,000 रुपये कमाते। आप भी कैसी बातें करते हैं? घर में एक से एक महंगी वस्तु है और इतनी महंगी वस्तु खरीदने के लिए पैसे भी तो रखते हैं। तब निशा ने कहा, यह तो मकान मालिक का सामान है ना। नहीं नहीं भाभी जी, मकान मालिक ने सिर्फ रहने के लिए घर दिया है और कोई सामान नहीं। अंजलि ने पूछा, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि रवि जी की सैलरी 1.25 लाख रुपये महीने है? तब निशा ने कहा, क्योंकि रवि भाई साहब जिस कंपनी में नौकरी करते हैं ना, उसी कंपनी में मेरे पति भी नौकरी करते हैं और मेरे पति की सैलरी 70,000 रुपये है और हम तो अपना खर्च बहुत अच्छे से चला लेते हैं। फिर रवि भाई साहब की सैलरी तो मेरे पति से भी ज़्यादा है, तो उनके खर्च में कौन सी कमी? और आप क्या कह रहे हैं कि वह अपना खर्च मुश्किल से चला पाते हैं? आपने उनके खर्च अभी देखे कहाँ हैं? यदि इनकम नहीं होती तो हर रविवार को बाहर होटल पर खाना खाने के लिए कौन जाता है और हर महीने कम से कम 10 से 20,000 की शॉपिंग करता है। प्रीति तो हर महीने 10 से 20,000 की शॉपिंग करती है और कहीं ना कहीं वह दोनों घूमने जाते रहते हैं। जब प्रीति प्रेग्नेंट नहीं थी तभी तो शिमला घूमकर आए थे। आपको नहीं पता? प्रीति ने तो मुझसे कहा था कि मेरी भाभी पुराने विचारों वाली है, इसलिए उन्हें घर में नौकर पसंद नहीं और इसलिए मैं घर के नौकरों को छुट्टी दे रही हूँ। जब भाभी चली जाएंगी तो घर के नौकरों को फिर से काम पर रख दूँगी, क्योंकि प्रीति से तो घर के काम होते ही नहीं हैं। तभी वहाँ पर रवि आता और वही अंजलि को निशा से बात करते हुए देख लेता। तब रवि कहता, भाभी आप यहाँ पर खड़ी हैं, हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं, आप अंदर चलिए। और निशा से नमस्ते करते हुए रवि अंजलि को अंदर ले जाता और अंजलि से कहता, भाभी आप भी किस औरत की बातों में लग गई हैं, इसका तो काम ही होता है हर घर में लड़ाई कराना। ज़रूर हमारी बुराई कर रही होगी आपसे और हर किसी के बारे में झूठ कहती रहती है, इसलिए तो पूरी कॉलोनी में इससे कोई नहीं बोलता। तब अंजलि भी कहती, शायद आप सच कह रहे हैं, वैसे भी मैं ऐसी औरतों की बातें कभी नहीं सुनती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ तो खाना बना देती हूँ, कहकर अंजलि रसोई में चली जाती और सोचती, नंदोई जी सही कह रहे हैं, ऐसी औरतें तो होती हैं घर में लड़ाई कराने के लिए। और प्रीति के कमरे की तरफ जाने लगती है, जहाँ रवि प्रीति से कह रहा था, आज तो बच गए, वरना तुम्हारी दोस्त तुम्हारी भाभी को सब कुछ सच सच बता रही थी कि मेरी सैलरी कितना कमाता हूँ। लेकिन वही तो अच्छा हुआ कि आखिरी वक्त पर जाकर मैंने संभाल लिया और भाभी को यकीन दिला दिया कि वह निशा झूठ बोल रही थी, वरना हमारी चोरी तो पकड़ी जाती और जो हम भैया से बात बात पर पैसे ले लेते हैं ना, वह कभी नहीं ले पाते।
तब प्रीति कहती, अच्छा हुआ कि तुम सही वक्त पर पहुंच गए। भाभी को हम पर शक हो जाता। यह सब सुनकर अंजलि के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती। जिस ननद और नंदोई पर इतना विश्वास करते थे वही असल में कितने चतुर चालाक थे। हमेशा रोना गाकर पवन और अंजलि से पैसे लेते रहते थे। अंजलि सोच रही थी, यह तो यहाँ पर ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और हमसे हमेशा झूठ बोलते थे कि हमारे पास तो घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। पवन से हमेशा नंदोई जी झूठे बहाने बनाकर पैसे लेकर जाते थे और ननंद जी भी तो महंगे महंगे गहने ले जाती थी।